तो बच्चों की जो ये परिभाषा है अर्थशास्त्र की, जेके मेहता भारतीय होने के नाते ये जो भारत का मूल मंत्र है संतोषम परमम सुखम, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते दिखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा देते समय। आवश्यकता विहीनता यानी वांटलेसनेस, यानी कि अगर आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दें, खत्म नहीं कर सकते, मनुष्य होने के नाते आप कभी भी अपनी आवश्यकताओं को खत्म नहीं कर सकते, आप उन्हें न्यूनतम करने की का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ही वास्तविक जीवन में सुख की प्राप्ति संभव है। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएं अगर आपने असीमित बना ली तो ये संभव है कि सीमित संसाधनों के साथ आप उन आवश्यकताओं को पूरा न कर सकें। और अगर आप आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप दुखी होंगे। तो आप अगर दुखी हो रहे हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो सुखी कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए आपको अपने संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। क्योंकि संसाधन जो है ना हमारे पास, रिसोर्सेज, वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, दे आर स्केर्स। आपने इससे पहली वाली डेफिनेशन में, रॉबिन्स की डेफिनेशन में आपने पढ़ा ना कि हमारे जो संसाधन है हमारे आसपास, वो सब कैसे हैं? स्केर्स। ठीक है, एज स्टूडेंट आपके पास दो प्रमुख संसाधन है, आपको पता है कौन कौन से? पहला संसाधन है आपके पास जो स्टेमिना है, जो एनर्जी है आपकी, और दूसरा संसाधन है टाइम। वो संसाधनों को आप जहां लगा देंगे, आप वहां से वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। टाइम और एनर्जी दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। टाइम और स्टेमिना कह सकते हो, एनर्जी मैं बोलता हूँ, टाइम एंड एनर्जी, ये दो इनपुट लगाइए, जैसा चाहे वैसा आउटपुट ले लीजिए। अब अगर आप सोचें कि आप सब कुछ कर लें एक साथ, तो नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम और एनर्जी ये दोनों स्केर्स हैं, ये दोनों लिमिटेड हैं आपके पास, है ना? तो अगर आप टाइम और एनर्जी को इस तरह से यूज करेंगे कि आप अपनी लिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करा लें, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास भी अटेंड कर लें, ठीक है, आप एग्जाम भी दे लें, आप जो भी कर रहे हैं घर पे भी कुछ छोटे मोटे कार्य जो होते हैं मम्मी के हेल्प करा लें, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन एक ही साथ में आप सोचें किसी आप बड़ी कंपनी के सीईओ भी हो जाएं, एयरफोर्स में आप जो है कैप्टन भी हो जाएं, ये सब कुछ एक साथ नहीं हो सकते आप। ये आपकी अगर ऐसी वांट हो जाएंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। इसे बहुत सिंपल समझ लें, आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो आप 10 रुपए के नोट से चाहे तो चॉकलेट खरीद लें, चाहे तो बिस्किट खरीद लें, चाहे तो पेन खरीद लें, है ना? तो थोड़ा सा अपनी अगर आवश्यकताओं को कम कर लें तो निश्चित रूप से एक चॉकलेट खरीदने के बाद भी आप बहुत सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी समय 10 रुपए ही थे आपके पास, आपने चॉकलेट भी सोच लिया दिमाग में, आपने बिस्किट भी सोच लिया, आपने पेन भी सोच लिया, आपने रजिस्टर भी सोच लिया, अब आएगी तो चॉकलेट ही 10 रुपए में, या एक बिस्किट आएगा, तो बाकी जो नहीं आएगा वो बहुत मिस करते हुए आप क्या करेंगे? दुखी होंगे। ये इनका कहना है, सिंपल सा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आई? यस सर। तो बाकी जो डेफिनेशन है जेके मेहता की नीचे, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, अर्थशास्त्र में जितनी भी परिभाषाएं हैं सब मानव व्यवहार का ही अध्ययन करती है। लेकिन ये जो व्यवहार, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ये किसे कहते हैं? आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में करता है। यानी कि ये चाहते हैं कि आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है आप वह प्राप्त कर सकें, तो साधन क्या होना चाहिए? आवश्यकता विहीनता। यानी कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर लें अगर, तो ये बड़ा साधन है। फिर आप फोकस्ड रहेंगे, फिर आपके दिमाग में अगर एक चीज खरीदनी थी बिस्किट, तो उसके बाद में चॉकलेट, पेन, पेपर, दुनिया भर की और चीजें आएंगी ही नहीं। तो आपके विचार अगर नहीं आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहेंगे और सुखी रहते हुए, आराम से, मतलब संतुष्ट रहते हुए, बिल्कुल इजी गोइंग अपना से बोलते ना नेचुरल गेम खेलेंगे। ओके, तो ये इनका है। बाकी जो विशेषताएं वगैरह है, क्या उन्हें बताने की आवश्यकता है या समझ चुके हैं? सर विशेषताएं बताने की जरूरत नहीं, बस ये बस यही नहीं समझ में आ रहा, आवश्यकता विहीनता ही नहीं समझ में आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं आपको विशेषताएं बताता हूँ, सुनिएगा। पहली विशेषता है कि यह परिभाषा मनोवैज्ञानिकता और नैतिकता पर आधारित है।
मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान जो अभी तक आपको मैं बता रहा था, चॉकलेट, बिस्किट, पेन, इन सब के उदाहरण, ये सब क्या है? मनोविज्ञान है। क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ 10 रुपए का नोट है और हम सब कुछ चाह रहे हैं, तो हमारी मेच्योरिटी लेवल कम है, हाँ या ना? हाँ यस सर। आपके पास 10 रुपए ही हो और आप सब कुछ चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप समझदार नहीं है, आप जिद कर रहे हैं छोटे बहुत नन्हे बच्चे की तरह, है ना? लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 रुपए से एक चॉकलेट मिल जाएगी, छोटी सी। तो आपकी मनोवैज्ञानिकता पर ये आधारित है, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हैं मन से, तो आप सुखी हैं, है ना? संतोषम परमम सुखम का जो सिद्धांत है, तो इसका मेन संबंध किससे है? मनोवैज्ञानिकता से। और दूसरा संबंध है नैतिकता से। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है कि हमारे पास जो है, जेती तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर, कहा जाता है, मतलब उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर है आपकी। ये सुना है आपको? इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। नैतिकता ये कहती है कि आप कभी भी दूसरे के पास ज्यादा संसाधन है, उसे देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो आप अपने लिए दुखी तो खरीद रहे हैं। आप जितना आपके पास है, नैतिकता ये कहती है उससे संतुष्ट रहिए, और उसमें भी अगर आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेंगे, तो हो सकता है अपने लिमिटेड संसाधनों से आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। ऐसा हो सकता है कि उसी 10 रुपए के नोट से आप 2 5 5 रुपए वाली चॉकलेट खरीद लें, और एक चॉकलेट आप अपने घर में छोटे भाई बहन को किसी को दे दीजिए, और जब वो चॉकलेट देखेगा और खाएगा, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान होगी, वो शायद उस चॉकलेट को अगर आप पूरा 10 रुपए वाली खा जाते, लेकिन एक उसको 5 वाली खिला के और एक स्वयं खा करके जो आपको संतुष्टि मिलती है, अभी महसूस किया आपने ये संतुष्टि? जो बड़े होंगे घर में, जिनके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे, शायद उन्होंने इस चीज को महसूस किया हो। क्या किसी ने ऐसा महसूस? छोटे बच्चे को कुछ खिला करके जो खुशी मिलती है, मिली तो? कभी ऐसा हुआ? तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो नैतिकता के क्षेत्र में थोड़ा सा आप किसी की हेल्प करके आप ज्यादा सुखी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे तमाम लोग यस सर। ऐसे तमाम लोग रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के सारे सुख छोड़ दिए दूसरों के लिए, और ये माना जाता है कि वो अपने जीवन में बहुत संतुष्ट रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा संतुष्ट रहे। तो बात समझ में शायद पहली विशेषता क्या आई होगी कि मनोवैज्ञानिकता और नैतिकता, इन पर ये बेस्ड। ओके, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ गए सभी लोग? यस सर। व्यक्ति के सुख को मानव जीवन का लक्ष्य माना जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अपने यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में या भारतवर्ष की यह संस्कृति है, अपने यहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या लोग मानते हैं? अपने यहाँ बोला जाता है कि आप ईश्वर को भजिए, ईश्वर का भजन करिए और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष जो है, ऐसा माना जाता है कि वह हर व्यक्ति पाना चाहता है। मोक्ष समझते हो? मोक्ष का मतलब ये माना जाता है, अभी आपको आध्यात्मिकता नहीं पढ़ाने जा रहा, चिंता मत कीजिए, लेकिन मोक्ष का मतलब होता है कि आपको बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के इस चक्र से मुक्ति मिल जाए, और आप परमात्मा के अंश हैं आत्मा के रूप में, तो वहीं पे आप परमात्मा के साथ रह सके, ये मोक्ष है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये क्यों चाहते हैं लोग? कभी गौर किया आप लोगों ने? हालांकि अभी छोटे हैं आप, 11th में हैं, लेकिन फिर भी कभी सोचिए, ये सुना तो होगा ही कि जो है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, हर व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है। तो मोक्ष का मतलब है कि हमें बार बार जन्म न लेना पड़े धरती पे। आपने सुना होगा, कुछ सीरियल्स आते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि अगर किसी देवता ने कोई गलती कर दी, तो उसको श्राप मिलता है कि जाओ पृथ्वी पे इतने समय तक इस रूप में रहो। तो हम लोग इस धरती पे जब आए हैं, तो आप मान लीजिए कि हम लोग वही शापित देवता हैं, देवी हैं, शापित गंधर्वों के रूप में अलग अलग भूमिका में इस धरती पे हैं। तो हमारे लिए सर परम, जिसने महाभारत देखी होगी उसको पता होगा ये सब। हाँ, जिसने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो मुझे लगता है कि पिछले साल से रामायण और महाभारत ये तो हमारे टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, और महाभारत के तो कई वर्जन है, नई महाभारत भी आई जिसे आप लोगों ने देखा होगा, अच्छी वो भी है काफी। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो तो आपने देखे ही होंगे। शाप लोगों को मिले, जैसे आप जानते हैं कि हनुमान जी, आज मंगलवार है, तो हनुमान जी की देवी अंजना जो थी, वह भी जो है शापित थी, और इसी वजह से उन्हें धरती पे आना पड़ा, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप अपना
कर्म फल भोग लेते हैं, फिर से आप परमात्मा के पास चले जाते हैं। जेके मेहता कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति के सुख को मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है। व्यक्ति का परम आनंद कहाँ है? अपने घर में। आप पूरी दुनिया घूम आइए, पूरा एडवेंचर कराइए, सुकून कहाँ मिलता है आपको? अपने घर में मिलता है, आए ना। और आत्मा का घर कौन-सा है? जहाँ परमात्मा निवास करता है ना। हमारा घर क्यों हमें प्यारा है? हमारे माता पिता रहते हैं ना वहाँ। तो हम मोक्ष इसलिए पाना चाहते हैं। तो व्यक्ति के सुख को मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है। इस परिभाषा का जो आधार है कि व्यक्ति का सुख ही मानव जीवन का लक्ष्य है। और शुरुआत में ही इन्होंने बता दिया है कि व्यक्ति को अगर सुखी रहना है तो उसे क्या करना होगा? अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करना होगा। अच्छा, सारे ग्रंथ भी यही बताते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लालच करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, अगर आप लालच कम से कम कर दीजिए तो आप सुखी रहेंगे, है ना। मैंने अपने ही विद्यालयों में जब रिजल्ट आते हैं तो ये महसूस किया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर आते हैं 92% और वो रो रहे होते हैं। यहाँ महसूस क्या किया, देखा ही है और होता ही है। बच्चों के नाम बता सकते हैं कि 92% लाने पे एक बच्चा बहुत रो रहा था और दूसरा बच्चा उसके 91% थे, बड़ा खुश था, उसका 3rd प्लेस था स्कूल में। और जो 92 वाला था उसका 2nd प्लेस था, फर्स्ट वाले का 94 था। अब क्या है कि ये सुख और दुख आपके मन की चीज हो गई ना, क्योंकि जो सुखी था, जो खुश था बच्चा, उसकी स्थिति क्या थी कि वो उसने ज्यादा आवश्यकताएं नहीं पाली थी। तो अगर उसके नंबर 91% भी आए तो वो खुश है उतने में, और वो हंस रहा है, लोग उसे बधाई दे रहे हैं, वो उसे भी एक्सेप्ट कर रहा है, उनको थैंक यू बोल रहा है, धन्यवाद दे रहा है ना। और दूसरा बच्चा जिसके उससे ज्यादा है 92%, क्योंकि उसने ज्यादा महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थी, ज्यादा उसकी लक्ष्य, उसने आवश्यकता बढ़ा ली थी, वो फर्स्ट चाहता होगा, या हो सकता है कि वो जिले में चाह रहा हो फर्स्ट, तो उसके जब नंबर कुछ कम आए तो वो रो रहे थे, ठीक है। और लोग उसे बधाई दे रहे थे, वो बधाई भी नहीं ले पा रही थी, ना उनको वो धन्यवाद दे पा रही थी। अब आप बताओ कि आप किस रूप में रहना चाहोगे? आप हर स्थिति में सुखी रहना चाहते हो ना? तो क्या ये बात इस बात से क्लियर नहीं होती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को अपने संसाधनों के हिसाब से बुक कर लें, अपनी आवश्यकताओं को, जैसे जो पहली वाली लड़की थी जिसने 92% अंक प्राप्त किए, उसने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अपनी वांट्स कर ली, यानी अपनी रिसोर्सेज से ज्यादा अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा लिया, अपनी वांट्स को बढ़ा लिया। तो आपको दुखी होना ही है। 10 रुपए के नोट पे अगर आप 200 रुपए का पिज्जा चाहते हैं तो आपको दुखी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, है ना। तो आपको जरूरत इस बात की है कि आप ये देखें कि आपके रिसोर्सेस कितने हैं, आपकी क्षमता कितनी है, उसी के अनुरूप आप अगर अपनी आवश्यकताएं रखेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। इनका यही कहना है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख है। ये दूसरी विशेषता हो गई है। प्रोफेसर जेके मेहता का जो अर्थशास्त्र है वो दरअसल एक आदर्श विज्ञान है। ये आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना। मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा होना चाहिए। यस सर। ये कहते हैं आदर्श का मतलब ही होता है कि जैसे राम जी हमारे आदर्श हैं, भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, ऐसा बेटा, ऐसा पति, ऐसा सब कुछ होना चाहिए, ठीक। लेकिन जैसा होना चाहिए आदर्श, वैसा होना बहुत कठिन है ना। ये व्यवहारिक नहीं है। बाद में लोग इस पे आलोचना करते हैं, अभी आलोचना बाद में आएगी। लेकिन ये एक आदर्श विज्ञान है, एक आइडियोलॉजिकल साइंस है, ठीक है। फोर्थ, मानव व्यवहार का साम्य की स्थिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। साम्य का मतलब क्या होता है? सामान्य स्थितियां, परिस्थितियां। मानव व्यवहार का जब आप अध्ययन करते हैं तो आप विषम परिस्थिति में नहीं करेंगे। जैसे मान लिया 10 रुपए में आप चाहते हैं कि आप 2 चॉकलेट खरीद लें, एक अपने छोटे भाई को दे दें, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन मान लिया साम्य की स्थिति नहीं है, दोनों लोगों में थोड़ी देर पहले अभी बाल जो है एक दूसरे के नोचे जा रहे थे, एक दूसरे से जो है हो रही थी, मारपीट हो रही थी। तो उसके बाद में 10 रुपए की 2 चॉकलेट खरीद के 5-5 रुपए की उसको देने का आइडिया आपके दिमाग में आने से रहा, तो वो नहीं होने वाला है। ये कब होगा? जब स्थितियां सामान्य हो, ठीक हो। सामान्य परिस्थितियों में आप इस मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को स्थैतिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है। स्थैतिक क्षेत्र का मतलब है, इन्होंने इसको डायनामिक नहीं माना है, मतलब एवर चेंजिंग। डायनामिक मीन्स व्हाट? इट मीन्स
एवर चेंजिंग, तो इन्होंने इसको स्टैटिक माना है। स्टैटिक का मतलब है कि मनुष्य की प्रवृत्ति एक जैसी रहती है, मनुष्य की प्रवृत्ति बदलती नहीं है बार बार। प्रवृत्ति समझते हो, नेचर, नेचर नहीं बदलता लोगों का, आदतें बदल सकती हैं बड़ी कोशिश करके भी, आदतें भी कोशिश चाहती हैं ढेर सारी, है ना, लेकिन नेचर तो नहीं बदलेगा किसी का, कभी नहीं बदलता। तो इन्होंने चूंकि मनुष्य के व्यवहार को नैतिकता और मनोवैज्ञानिकता से जोड़ा है, तो इन्होंने अर्थशास्त्र को भी स्टैटिक माना है, स्थिर नेचर का माना है, एवर चेंजिंग नहीं माना, जो कि इससे पहले के सिद्धांत जो परिभाषा देने वाले विद्वान रहे उन्होंने माना। तो ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। मुझे बताओ, क्या आपको आवश्यकता विहीनता का अर्थ और उसकी विशेषताएं समझ में आई हैं? अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछेगा। ये एकदम बिल्कुल सन्नाटा मत किया करो, हाँ या ना कुछ कहा करो कि आया कुछ समझ में, नहीं आया जैसा बताओ। यस सर, आ गया। सभी को आ गया? यस सर। ये बताओ कि व्यक्ति के सुख को मानव जीवन का लक्ष्य माना जाता है, तो इसका क्या मतलब है? सुख को मानव जीवन का लक्ष्य क्यों माना जाता है, अगर हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार पूछें? क्योंकि परम सुख क्या है? मोक्ष, ठीक है। और जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं सबने यही कहा है। आप देखो, जितने भी बड़े महापुरुष हैं जो मोक्ष चाहते हैं, वो क्या करते हैं? राजपाट छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके। विश्वामित्र राजा थे, और जब उनको ब्रह्मर्षि बनना हुआ तो क्या किया? सब राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए, एक कमंडल लेकर के। खाली कमंडल समझते हो? तो खैर, आवश्यकता विहीनता की कुछ आलोचनाएं भी हैं। पहली आलोचना क्या है? प्रगति के प्रति नकारात्मक सोच। प्रगति माने प्रोग्रेस। अच्छा, जब आप अपनी आवश्यकताओं को हमेशा सीमित रखेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आपके पास 10 रुपए हैं और आप 10 रुपए में 2 चॉकलेट 5-5 वाली खरीदते हैं, आधी एक आप खुद खाते हैं, दूसरे को खिला देते हैं, बड़ा खुश होते हैं, आराम से सो जाते हैं। तो आप क्या आगे बढ़ पाएंगे? तो ये एक आरोप लगता है कि भाई आप प्रगति यानी उन्नति को लेकर के आप बहुत ज्यादा अच्छी धारणा नहीं रखते हैं। इससे क्या होगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है काल्पनिक तथा अव्यवहारिक। काल्पनिक तथा अव्यवहारिक का मतलब क्या होगा कि आप ये जो सोचते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं को कम कर ले और सुखी रह सकेगा, ये साधु सन्यासी कर सकते हैं जो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। क्या सामान्य व्यक्ति ये सब कर सकता है? आपसे कहें कि आपके पास 10 बिल्कुल नहीं सर। आधी चॉकलेट खा लीजिए, दिन गुजार लीजिए, कल फिर आधी चॉकलेट मिलेगी, बिल्कुल नहीं सर। काम हो जाएगा? तो ये एक आरोप बिल्कुल नहीं। है जेके मेहता की डेफिनेशन पे कि भाई ये काल्पनिक है और प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। बात समझ में आती है? तीसरा पॉइंट, दार्शनिक विचारों का समावेश। मैंने अभी बोला था ना कि भारत में जो जीवन दर्शन है उसको इन्होंने अपने यहाँ नैतिकता के जो भाव थे उसको अर्थशास्त्र में ले लिया। तो ये भी एक आरोप लगता है कि भाई दर्शन को दर्शन शास्त्र, ये अलग से एक विषय है ना। तो लोगों ने ये कहा कि मिस्टर जेके मेहता साहब, आप अच्छे हैं, बड़े हैं, बढ़िया है, लेकिन आपके विचार भी बड़े अच्छे हैं, सुंदर से हैं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र के हैं, तो आप दर्शन शास्त्र में प्रोफेसर हो जाइए, वहां पढ़ाइए, अर्थशास्त्र में आप मत आइए, ठीक है। तो दार्शनिक विचारों का समावेश आपने कर लिया है, ये इन पे एक आरोप लगता है, ठीक है। दर्शन क्या है? सुख दुख ये सारी चीजें जो है ये दर्शन में आता है। जीवन क्या है? जीवन एक नाटक है, हम सब लोग अलग अलग भूमिका में है। जब ये सेंटेंस मैं बोलता हूँ तो ये दर्शन का सेंटेंस हो जाता है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये अर्थशास्त्र नहीं है बेसिकली, ऐसा माना जाता है। ये क्या है? ये फिलोसफी है, ओके। तो लोगों ने कहा कि भाई ये दार्शनिक विचार हैं, इसको अर्थशास्त्र को दर्शन शास्त्र से जोड़ने का जब आपने प्रयास किया है तो आपने दरअसल इसको बदल के रख दिया, इसको आपने दर्शन शास्त्र कर दिया। चौथा पॉइंट, अर्थशास्त्र की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह। आपने अर्थशास्त्र की उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए मिस्टर जेके मेहता ने, ऐसा लोग कहते हैं। कैसे? अर्थशास्त्र कहता है कि आप भौतिक वस्तुओं का जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं आपकी संतुष्टि बढ़ती है। जैसे आपने एक चॉकलेट खाई, आपको अच्छा लगा, मैं बार बार चॉकलेट का बोल रहा हूँ, मुझे लगता है चॉकलेट अच्छी लगती होगी सबको। आपने एक चॉकलेट खाई, फिर आपने दूसरी चॉकलेट खाई, आपको और अच्छा लगा,
फिर आपने अपनी पसंद का कोई और सामान 1-2 घंटे बाद मंगा लिया, पिज्जा मंगा लिया, तो और मजा आ गया। फिर आपने एक और ऑर्डर किया था, आपकी बढ़िया से एक ड्रेस आ गई, आप और खुश हो गए। फिर आपने कोई अंगूठी मंगाई थी, वो भी आ गई, आपके घर पे डिलीवरी हो गई। आपकी खुशी बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तुम्हें आ रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं ना। तो अर्थशास्त्र तो यही कहता है कि ये सारी वस्तुएं पहले बने कहीं, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। जो जब कहीं प्रोडक्शन होगा तो लोग उसमें लगेंगे, उन लोगों को रेम्यूनरेशन मिलेगा, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी। फिर वही लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम से जो वस्तुएं बनी थी उनमें से कुछ वस्तुएं अपने लिए ऑर्डर करेंगे, डिमांड करेंगे, खरीदेंगे, खुश होंगे। अर्थशास्त्र तो यही है ना। अर्थशास्त्र क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यू कैन से, राइट। तो भाई खूब पहले प्रोडक्शन करिए, खूब कमाइए, खूब खर्च कीजिए, ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में यही आता है, नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल कंजप्शन, नेशनल इनकम, है ना। और अगर आप बात करते हैं कि वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता में पहुंच जाइए, तो अल्टीमेटली तो आप पूरा अर्थशास्त्र ही खत्म कर देंगे। ये इनके ऊपर आरोप थे। इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि इनकी परिभाषा का महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व है। ये एक दृष्टिकोण है जो इन्होंने दिया अर्थशास्त्र को, कि यह भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि मार्शल, जिन्होंने एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसको क्रिटिसाइज किया, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किस आधार पे किया था कि आप सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं पे, फिजिकल चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, और आप मनुष्य के सुख को तो आपने लिया ही नहीं, ह्यूमन वेलफेयर को तो आपने लिया ही नहीं। और ह्यूमन वेलफेयर क्या है? अल्टीमेटली मनुष्यों के सुख की बात करता है। तो मार्शल जो है, मैंने बताया था ना कि मार्शल की किताब थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के बाद सबसे बड़ी किताब जो है वो मार्शल की है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो मार्शल किस चीज पे फोकस करते हैं? ह्यूमन वेलफेयर पे। और इन्होंने कहा कि भाई मेरे जो तर्क हैं आप उन्हें अगर नकार सकते हैं तो नकारें। मिस्टर जेके मेहता ने कहा कि ह्यूमन वेलफेयर मनुष्य के सुख को बढ़ाने की बात करता है, और मैं कह रहा हूं कि आप अपने संसाधन जितने हैं अगर उसी में संतुष्ट रह सकें तो आप सुखी हैं, वहीं पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो बगैर प्रयासों के अगर आप सुख हो जाए तो प्रयास करने की जरूरत क्या है? ये इनका तर्क था, ठीक है। फिलहाल मेहता और रॉबिन्स की परिभाषाओं की यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रोफेसर मेहता है वो परिभाषाओं में आवश्यकताओं को कम करके फिर उनका आवश्यकताओं का ही अंत करने पर जोर देते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि आवश्यकताओं की अधिकतम वृद्धि की जाए, रॉबिन्स तो आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। वो संसाधनों को स्केल्स बताते हैं लेकिन आवश्यकताओं को कम करने पे जोर नहीं देते। सेकंड पॉइंट, प्रोफेसर मेहता की परिभाषा आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर है आधारित। मैंने भी बताया ना कि दर्शन दरअसल आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। जब मैंने अभी जेके मेहता की परिभाषा बताने की शुरुआत की तो मुझे क्या बताना पड़ा? मोक्ष की बात करनी पड़ी, आत्मा की, परमात्मा की बात करनी पड़ी, साधु सन्यासियों की बात करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। और रॉबिन्स की परिभाषा ये भौतिकता पर आधारित है। प्रोफेसर मेहता, थर्ड पॉइंट, प्रोफेसर मेहता का मानना है कि मानव व्यवहार का उद्देश्य वास्तविक सुख की प्राप्ति करना है। इनका कहना है कि भौतिक वस्तुओं से जो आपको सुख मिलता है वो क्षणिक है, वो उस मोमेंट के लिए है। चॉकलेट खाई, जितनी देर खा रहे हैं उतनी देर अच्छा लगा, उसके बाद में फिर से खत्म। आपने पिज्जा खाया, 1 घंटे तक ठीक है, उसका असर रहेगा, उसके बाद में फिर से भूख लग गई। स्वाद कितनी देर रहेगा आपकी जुबान पर? लेकिन ये कहते हैं कि आप एवर लास्टिंग सुख की तरफ बढ़िए। एवर लास्टिंग हैप्पीनेस कहाँ से आती है? वो संतुष्टि से आती है। तो ये कहते हैं कि भाई क्यों छोटे छोटे सुखों पे फोकस किया जाए, हम बड़े सुख पे, परम सुख पे फोकस करें। ये इनका कहना है। ये चाहते हैं वास्तविक सुख की प्राप्ति हो, आवश्यकताओं को कम या समाप्त करके ही आप ऐसा सुख पा सकते हैं। रॉबिन्स क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मानव व्यवहार का उद्देश्य है अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना, जो कि आवश्यकताओं में वृद्धि जैसे जैसे आप करेंगे उसी से प्राप्त होगी, क्योंकि जितनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी उतनी ही वस्तुओं का आप उपभोग करेंगे और आप संतुष्ट होंगे, ठीक है। अंत में प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, और रॉबिन्स कहते हैं कि भाई बी प्रैक्टिकल। अर्थशास्त्र दरअसल एक प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है, बिहेवियरल। इसे प्रैक्टिकल की जगह बोलेंगे बिहेवियरल, वास्तविक साइंस। समझ में आई बात? रियल साइंस भी कह सकते हैं। तो इतनी बातें मैंने जो आपसे शेयर की, बच्चों को समझ में आई क्या?
यस सर। आप सारे लोग अपने मुंह पे एकदम बढ़िया सा टेप जो है चिपका के रखते हैं, जब पूछा जाता है कुछ तो पहले टेप हटाते हैं और फिर कहते हैं यस सर। माइक ऑन रखा करिए। आप अपना हेडफोन अगर लगाए हुए हैं तो बिल्कुल भी आवाज गूंजती नहीं है, डोंट वरी। आवाज जब होता है ना रिपीटिशन होता है या इको होने लगता है, वो तब होता है जब आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप या मोबाइल से बात करते हैं। तो खैर, अभी और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? स्मृति, आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। तो और कोई बात किसी को पूछनी है? यस सर। कोई कुछ बोल रहा है शायद, लेकिन फिर से बोलना पड़ेगा। आप लोग हेलो। मुझे स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज, एवरीवन। कॉल ज़ूम मांगा था, ये नहीं। जब स्क्रीनशॉट की बात आती है तो ना सारे लोग आ जाते हैं एकदम बढ़िया सा। अच्छा है, चलो इसी बहाने आप लोग आते हैं, इसी बहाने आप जुड़ते हैं। ओके गर्ल्स, कुछ और सवाल किसी का? ये वाली बात क्या सबको आ गई समझ में, या अभी नहीं आई या कम आई? सर आ गई। अभी ऑन कर लो, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया कि सब ऑन कर लेते हैं तो फिर से शर्मा जाओ और फिर से आप कर लो कैमरा। चलो ऑन करो सभी लोग। दिया, अंशिका, साक्षी, नंदिनी, प्रतिष्ठा, ओके बच्चों, कोई और सवाल किसी का? अभी हमारे पास 1 मिनट और है, 1.5 मिनट समथिंग, जिसमें हम आपके सवाल कुछ ले सकते हैं। दिव्या शुक्ला, आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। पहले टेप तो हटाओ, माइक ऑन करो। समझ में आ रही है सब चीजें? आज की बात जो थी वो समझ में आ गई? यस सर। जितने भी बच्चे हेडफोन लगाए हैं वो अपना माइक हमेशा ऑन रख सकते हैं। आपकी आवाज से, आपकी मोबाइल से, आपकी डिवाइस से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हेडफोन नहीं होता है तो दिक्कत आती है। तो चलिए फिलहाल अभी ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चे अपने नोट्स बना सकेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। जिन जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो जैसे जैसे नोट्स बनाते चलें, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो एकदम जो है फ्री फील करिए मुझे कभी भी फोन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कल जब आएंगे तो सेकेंड चैप्टर की प्री रीडिंग करके आएंगे। सेकेंड चैप्टर के शुरुआत के 2-3 पेजेस पढ़ के आइए। कुछ एक्स्ट्रा दीजिए ना, मैंने कहा था ना अगर आप किसी विषय में बहुत अच्छा होना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ही, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। सेकंड चैप्टर के सर सेकंड चैप्टर की पीडीएफ भेज दीजिएगा। सेकेंड चैप्टर की पीडीएफ बिल्कुल भेजता हूँ मैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गर्ल्स। पढ़ते रहिए, ओके, हैव अ तरफ से पढ़िए, किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आपसे कहेगा कि अब